तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल SKM स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली 95% आपको मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो तक लास्ट में बने रहना है ताकि आपको हम सारी जानकारी दे सकें। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 95% है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप यूपी बोर्ड, कौन सी यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपका, पीडीएफ आपको मिलने वाला है SKM स्टडी। कहाँ पर? SKM स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर? ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स अपलोड कर दी जाएंगी और आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के जो प्रथम नियम है उस नियम की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नियम कौन सा है? चलिए उस नियम की बात कर लेते हैं, आखिरकार वह नियम क्या है। ठीक है, चलिए इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, आप सोच रहे होंगे आखिरकार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है। उसमें देखिए क्या होता है कि दो, एक प्लस और एक ऋण, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, और जिस धातु का इलेक्ट्रोड होता है उसी धातु का हम क्या करते हैं, उसका विलयन तैयार करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं उसमें करंट को प्रवाहित करते हैं, यानी कि आपको धारा को प्रवाहित करते हैं उसमें। तो क्या होता है कि उसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। ठीक है, उसके जो कण हैं आयंस में टूटने लगते हैं, ये सारी क्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, आई होप आपको विद्युत अपघटन की अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलिसिस की अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड विशेष पर, किस पर? किसी भी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित, क्या? मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, किसका? पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई, किसमें? विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा कुल आवेश के समानुपाती होती है। किसके? कुल आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटन की क्रिया विधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो विद्युत अपघटन की क्रिया है उसको उदाहरण सहित हमें समझाना है। ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत अपघटन या अपघट्य का, मान लीजिए कोई हमारा विद्युत अपघट्य है, अपघट्य का मतलब जो विद्युत अपघटन की क्रिया को कराता है, जो हमें आपने विलयन बताया उसी को। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा अपघटन, क्या? विद्युत धारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या? विद्युत धारा जो अपघटन है क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलित सोडियम क्लोराइड में, किसमें? गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। किसमें किसमें? ध्यान दीजिएगा, सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए इसकी अभिक्रिया भी हम आपको समझा देते हैं। 2NaCl, ठीक है, जिसे आप क्या कराएंगे? विद्युत अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? विद्युत अपघटन कराएंगे। तो जब इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो 2Na प्लस Cl2 बनेगा। क्या बनेगा? 2Na प्लस Cl2 बनेगा, सोडियम और क्लोरीन बनेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? गलित सोडियम क्लोराइड होता है। तो यही क्रिया क्या होती है? ये विद्युत अपघटन की क्रिया विधि है इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं अच्छी तरीके से और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्कृष्ट गैसों का, जो उत्कृष्ट गैसों का आणविक आकार, जो आणविक आकार है,
हाइड्रोजन से बड़ा होता है क्यों? यानी उत्कृष्ट गैसों का जो आणविक आकार है वो हाइड्रोजन से बड़ा क्यों होता है, आखिरकार हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आशा करते हैं कि बोर्ड तक देखिए आपका सारा सिलेबस हमने कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। अब सिलेबस तो कंप्लीट करा रखा है, लेकिन बट आप लोग उसको जब रिवीजन करेंगे तभी आपका यहाँ पर तैयारी हो पाएगी। इसलिए हम आपको लगातार रिवीजन की क्लासेस दे रहे हैं, लगातार हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको उन चीज़ों को समझ आ जाए जो चीज़ें यहाँ पर छूटती चली जा रही हैं आपकी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उत्कृष्ट गैसों का आणविक आकार, जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं हमारी, तो उत्कृष्ट गैसों का जो आणविक आकार है हाइड्रोजन से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? हाइड्रोजन से बड़ा होता है क्यों? ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसों का जो आणविक आकार है वो हाइड्रोजन से बड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए आगे आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है समझ गए होंगे आपको। क्वेश्चन क्या है, उत्कृष्ट गैसों का आणविक आकार हाइड्रोजन से बड़ा होता है क्यों? ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसों की जो परमाणविक त्रिज्या, यानी उत्कृष्ट गैसों की परमाणविक त्रिज्या अपने संबंधित आवर्तों में, किसमें? अपने संबंधित आवर्तों में सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट गैसों की जो त्रिज्या है, जो उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या है केवल वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, जो उत्कृष्ट गैसों की जो त्रिज्या होती है क्या होती है? केवल वान डेर वाल्स त्रिज्या होती हैं, क्योंकि ये अणु नहीं बनाती हैं। क्या है? ये अणु नहीं बनाती हैं। जबकि अन्य की जो सहसंयोजक हैं, जबकि अन्य की जो सहसंयोजक त्रिज्याएं होती हैं वो वान डेर वाल्स त्रिज्या सहसंयोग त्रिज्या से अधिक होती है। अतः उत्कृष्ट गैसों में परमाणविक आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण देते हुए समझाइए कि, उदाहरण देकर आपको समझाना है कि ईथर जो होता है लुईस बेस के समान व्यवहार करता है। उदाहरण से आपको समझाना है कि जो हमारा ईथर होता है, क्या होता है? ईथर होता है लुईस बेस के समान व्यवहार करता है और अम्लों के साथ क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सोनियम लवण बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ईथर अणु में, किसमें? ईथर अणु में ऑक्सीकरण जो होता है परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। जो ईथर होता है, ईथर देखिए ध्यान दीजिएगा, ईथर अणु में ऑक्सीकरण परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। कितने? 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह प्रबल अम्लों के प्रति, किसके प्रति? प्रबल अम्लों के प्रति क्षारक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसा? क्षारक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। ईथर की बात करें तो C2H5O सांद्र H2SO4 के साथ ऑक्सोनियम लवण बनाता है। किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ क्या बनाता है? ऑक्सोनियम लवण बनाता है। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा एग्जाम्पल जरिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल तरीके देखिए, यहाँ पे C2H5 का होल ट्वाइस इंटू O प्लस इसी आप क्या कहते हैं? ईथर है। ठीक है, और इसकी क्रिया जब हम सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे, देखिए बनेगा क्या? C2H5 का होल ट्वाइस OH की पावर प्लस, जिसे आप क्या कहते हैं? डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, जिसे HSO4 पावर माइनस, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा, किसके द्वारा? एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथर के विरचन के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसके? ईथर के विरचन के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। तो एल्कोहल उपयुक्त निर्जलीकरण, किसके? जो एल्कोहल होता है उपयुक्त निर्जलीकरण जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में निर्जलीकरण होकर ईथर बनता है। क्या होता है? निर्जलीकरण होकर क्या बनता है? ईथर बनता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एल्कोहल की, किसकी? एल्कोहल की वाष्पों को, जो एल्कोहल की वाष्प होती हैं, एल्कोहल की वाष्पों को तप्त एल्यूमिना, जिसे आप कहते हैं 513 से 523 केल्विन तक
एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर ईथर की वाष्प होती है, जिनको संघनित कर लिया जाता है और इन्हें निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड, निर्जलीकृत का मतलब क्या होता है, उसमें जल की कोई मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड के संपर्क में लाकर जल रहित कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी को उस रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। देखिए यह ईथर के औद्योगिक निर्माण की आधुनिक विधि है। जो ईथर के औद्योगिक निर्माण क्या है, आधुनिक विधि है। 2ROH निर्जलीकारक Al2O3 अपान, यानी कि 523 डिग्री केल्विन तक इसको गर्म करते हैं तो बनेगा क्या, ROR, जिसे आप क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, और प्लस जल बनेगा H2O, ठीक है। उसके बाद देखिए 2C2H5OH Al2O3 को उपस्थिति में क्रिया करेंगे 513 डिग्री केल्विन में और 500 डिग्री 23 केल्विन तक, तो बनेगा क्या, C2H5O C2H5 प्लस H2O बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेथिल एल्कोहल से, किससे, मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। जो मेथिल एल्कोहल होता है उससे हम डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। तो एल्कोहल की अधिकता में, किसमें, एल्कोहल की अधिकता में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई मेथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाई मेथिल ईथर बनता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर CH3OH प्लस H2SO4 मेथिल एल्कोहल, ये हमारा मेथिल एल्कोहल है, ये सांद्र H2SO4 है। जब इसकी क्रिया कराएंगे CH3HSO4 से प्लस H2O से, तो क्या बनेगा, हमारा मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अब देखिए पुनः जब इसकी क्रिया हम CH3HSO4 प्लस HOCH3 से कराएंगे, जिसे आप क्या कहते हैं, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट और मेथिल एल्कोहल कहते हैं। जब इसकी क्रिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, CH3OCH3 डाई मेथिल बनेगा और यहाँ पर H2SO4, ठीक है, क्या बनेगा, H2SO4 बनने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टाइम में आपका आता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको। क्वेश्चन क्या है, ईथर का एल्किल हैलाइड से, ईथर का एल्किल हैलाइड से जो विरचन है, विरचन की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। यानी ईथर का एल्किल हैलाइड से विरचन जो है, विरचन की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, ठीक है। और देखिए एक प्रश्न आपको अपने से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिनाल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो फिनाल और ईथर का उपयोग आपको लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिनाल का जो प्रमुख उपयोग है निम्नवत है। इसका प्रयोग कहाँ किया, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग पिक्रिक अम्ल, जिसे आपके विस्फोटक के रूप में यूज करते हैं, तो पिक्रिक अम्ल विस्फोटक के निर्माण में तथा रेशम व ऊन के रंजन में किया जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उपयोग या इसका प्रयोग साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के निर्माण में किया जाता है। किसमें, साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, इसका प्रयोग साबुन, लोशन तथा, देखिए हम यहाँ पर पहले फिनाल का उपयोग बता रहे हैं, उसके बाद आपको ईथर का भी बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए, ठीक है। देखिए ऊपर भी हमने फिनाल का बताया है। तो इसका प्रयोग साबुन, लोशन तथा आइडेंटमेंट, ठीक है, आयंटमेंट में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। और देखिए चौथा नंबर क्या है, इसका प्रयोग एजोरंजक, फिनाप्थलीन आदि के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। पांचवा नंबर देखिए, इसका प्रयोग वैकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। छठा नंबर देखिए, इसका प्रयोग कहाँ पर, एस्प्रिन, सेलाल आदि औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। ईथरों के प्रमुख उपयोग के निम्नलिखित की बात करें तो इसका सर्वाधिक प्रयोग प्रयोगशाला एवं उद्योगों में तेल, रेजिन, गोंद आदि के विलायकों के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, ईथर जो होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मकों के बनाने तथा वुड्स अभिक्रिया में अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चलिए अगला देखिए, तीसरा नंबर क्या है, ईथर का प्रयोग सामान्य बेहोशी कारक के रूप में किया जाता है। जो ईथर का उपयोग है सामान्य बेहोशी कारक के रूप में किया जाता है,
ठीक है। तो एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण का प्रयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है। 5वां नंबर देखिए, ईथर का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह वाष्पन पर ठंडक उत्पन्न करता है। ईथर का शुष्क बर्फ ठोस CO2 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न करता है। 6वें नंबर की बात करेंगे तो ईथर का प्रयोग धुआं रहित पाउडर बनाने में करते हैं। इसका प्रयोग सुगंधी उद्योग में भी किया जाता है। किसमें? सुगंधी उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आगे मैं और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको बताते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।